तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। तो कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको जानकारी दे दूं कि आप अपने मनपसंद की तमाम कहानियां कुकू एफएम ऐप पर भी सुन सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की कहानियां हैं। मिस्ट्री है, थ्रिल है, रोमांच है, रहस्य है, बायोग्राफी है, ऑडियो बायोग्राफी है। और ऐसी ही कहानियों में कुछ खास तौर पर अगर मैं कहानियों के जिक्र करूं तो जैसे उसमें एक आरुषि तलवार, द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस अपने आप में है, क्योंकि आज तक कातिल का पता नहीं है। इसके अलावा सुपर स्पाई अजीत डोभाल, हमारे एनएसए जो है अजीत डोभाल की पूरी कहानी, कैसे उन्होंने जासूसी की, कैसे उनकी पूरी जिंदगी बीती। तो आरुषि तलवार मर्डर केस जो आज भी एक रहस्य है, अजीत डोभाल की पूरी जिंदगी, उनकी रहस्यमय जिंदगी और जो उन्होंने किया, वो सारी कहानियां भी आप कुकू एफएम ऐप पर सुन सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्राइम 50। तो अपने मनपसंद की कहानियां जरूर सुनें कुकू एफएम ऐप पर। और अब अपनी कहानी। ये कहानी करीब 52 साल पुरानी कहानी है। बात 1968 की है, 1968 की है। अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया के एक जंगली इलाके में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के जो चीफ थे, मुखिया, डगलस ग्रिंस्टेड। डगलस का अपना एक बिजनेस था। वो ताबूत बनाने का बिजनेस करते थे, कॉफिन, जिसमें मुर्दों को लिटाकर दफनाया जाता है। डगलस की शादी 68 से 15 साल पहले हुई थी और उनकी वाइफ बारबरा, और 1968 में तक उनके पास 2 बेटियां थी। एक बेटी 13 साल की जिसका नाम बेथ था और दूसरी 11 साल की जिसका नाम लिन था। पूरा परिवार खुशहाल था और जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे काफ़ी इज्जत थी, खासतौर पर डगलस की, और अच्छा खासा बिजनेस, अच्छे खासे पैसे, सब कुछ ठीक ठाक। तो जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। डगलस को शिकार का बड़ा शौक था। एक तो जो बिजनेस था ताबूत बनाने का, उसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत, और वो पूरा फॉरेस्ट एरिया था जहाँ पे ये रहते थे ये परिवार सारे। तो हंटिंग का भी शौक था और अक्सर डगलस एक एक हफ्ते के लिए जंगल चला जाता और शिकार करता, और ये बात उनके परिवार सभी को पता थी। 1968 में ऐसे ही एक रोज़ डगलस अपनी वाइफ बारबरा को कहते हैं कि वो जंगल जा रहे हैं शिकार करने के लिए। वो अपनी बीवी, दोनों बेटियों को प्यार करता है और फिर अपनी गाड़ी में घर से निकल पड़ता है। अब ये तय था कि एक हफ्ते के बाद ही डगलस वापस लौटेगा। हफ्ता बीत जाता है लेकिन डगलस नहीं लौटता। बारबरा यानी उनकी पत्नी को थोड़ी फिक्र होती है, लेकिन लगता है चलो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। हालांकि डगलस बड़े पंक्चुअल थे। बट 1-2 दिन और बीत जाता है, डगलस की कोई खबर नहीं, लौटता नहीं। अब बारबरा परेशान होनी शुरू हो जाती, क्योंकि ये पहली बार हुआ इतने सालों में जब एक हफ्ते से ज़्यादा जंगल के अंदर ही गुजार दी डगलस ने। अब बारबरा परेशान इंतज़ार कर रही है। उसने कहा चलो 1 आध दिन और इंतज़ार कर लेते हैं। उसने इंतज़ार किया लेकिन लौटा नहीं। अब उसे फिक्र होने लगी। उसने आसपास तमाम दोस्तों से पूछा, कहीं से कोई खबर नहीं। आखिरकार बारबरा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। 1968 की बात है। अब डगलस उस जगह पे, उस शहर में एक जानी मानी हस्ती, लोग काफ़ी इज्जत भी करते थे, कदर भी करते थे और इस परिवार को भी जानते थे। तब ये सारी चीज़ें थी नहीं, सोशल मीडिया और बाकी, तो लोग एक दूसरे से ही बातचीत करके वक्त गुजारा करते थे। अच्छी चीज़ थी। तो डगलस की गुमशुदगी पूरे शहर को चौंका देती है। अब शहर के जितने लोग थे, खुद ही पड़ोसी, रिश्तेदार और जो भी जानते थे, वो सभी खुद ही वॉलंटरी सामने आते हैं और डगलस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिस फॉरेस्ट में, जिस जंगल में डगलस गया, उस जंगल की भी खाक मां छानते हैं। इधर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी है, पुलिस की टीम भी डगलस की तलाश में लग गई। पुलिस के साथ साथ FBI की भी टीम इसमें जुट गई, नेशनल गार्ड की भी टीम को लगा दिया गया। हफ्ते बीत गए, उसके बाद तलाश जारी है लेकिन खबर कोई नहीं मिल रही। इस दौरान ये लगा कि जंगल बहुत बड़ा है, तो उस एरिया में जो जेल था, उस जेल में जो कैदी बंद थे, उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई कि चलो जंगल में और तुम भी ढूंढो। अब एक साथ सैकड़ों लोग डगलस को ढूंढ रहे हैं लेकिन डगलस का कोई सुराग नहीं मिल रहा। इस दौरान वहाँ पे अखबार में और शहरों पर पोस्टर भी चिपका दिए गए डगलस की गुमशुदगी के, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। करीब 3 हफ्ते बीत गए डगलस की गुमशुदगी को। 3 हफ्ते बाद अचानक पहली खबर मिली। 3 हफ्ते बाद एक चॉपर हेलीकॉप्टर जो उस जंगल के ऊपर उड़ रहा था तलाश में, उसकी नज़र नीचे जंगल में एक जगह पर पड़ी जहाँ उसे एक टेंट दिखाई देता है। अब टेंट दिखाई देते ही लगा कि वहाँ कोई होगा, तो चॉपर के ज़रिए पुलिस तक खबर पहुँचती है। फिर उस इलाके में जहाँ पे ये टेंट दिखाई दिया, जो तलाशी झुंड था, लोग थे, वो उस जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ, एक टेंट है, कुछ शिकार की हुई चीज़ें हैं, कुछ सामान है, एक बैग है
और साथ ही कुछ दूरी पर एक गाड़ी भी है जिसमें डगलस बैठकर यहाँ तक आया था। ये सारे सामान डगलस के थे। तो अब ये तय हो गया कि डगलस का सामान है और डगलस जंगल में ही है, लेकिन डगलस खुद गायब, कहीं आसपास नहीं, कहीं कोई ऐसी भी नहीं कि किसी जानवर ने हमला कर दिया, मौत हो गई, कहीं लाश भी नहीं मिली, कोई लाश के निशान भी नहीं मिले। तो तमाम सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया, सामान तो मिला, डगलस नहीं मिला। अब 3 हफ्ते हो चुके थे। इसके बाद अब धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है, पुलिस तलाश में लगी हुई है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। फिर हफ्ता महीने में बदला, धीरे धीरे जब वक्त बीतने लगा और डगलस मिला नहीं तो पुलिस भी थोड़ी सुस्त हो गई। उन्होंने अपने सारे घोड़े दौड़ा रखे थे कि शायद कोई खबर आ जाए, लेकिन कोई खबर नहीं आई। आखिरकार कई महीने बीत गए। इधर अब 3-4 महीने बीत गए, कोई सुराग नहीं। आखिरकार 7 महीने हो गए डगलस की गुमशुदगी को। 7 महीने के बाद वहाँ की पुलिस ने और वहाँ की जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर की, उन लोगों ने 7 महीने तक इंतज़ार किया, तमाम कोशिश की, और उस इंतज़ार के बाद फिर उन्होंने ये तय किया कि शायद अब डगलस नहीं है, और घर वालों को कहा, लेकिन बारबरा मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा हमको केस क्लोज कर रहे हैं, पर बारबरा कही कि नहीं, मेरे पति लौट कर आएंगे। उसके बच्चों ने कहा मेरे पापा आएंगे। तो इस तरीके से वक्त बीतता रहा, महीने साल में बदल गए। अब इधर डगलस लौट नहीं रहा, क्या करें। बारबरा ने फिर मजबूरी में डिटेक्टिव हायर किए प्राइवेट, और उनसे कहा कि तुम तलाश करो। और उसके बाद वो खुद भी लगी रही, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर इधर उधर भटकती रही कि शायद उसका पति उसे मिल जाए और जो तलाश है वो कामयाब हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करते करते करीब काफ़ी वक्त बीत गया, और इस दौरान में डगलस का कोई सुराग नहीं मिला। अब डगलस की गुमशुदगी को करीब 7 साल हो चुके थे, और उस इलाके का कानून था, पुलिस ने इंतज़ार किया। 7 साल के बाद पुलिस ने कहा कि अब वैसे भी तलाश तो उन्होंने रोक ही दी थी, एक तरह से कभी कभार कर लेते थे, बट 7 साल के बाद वहाँ की पुलिस ने और अथॉरिटी ने डगलस की फैमिली को एक लेटर दिया और कहा कि अब हमारे लिए डगलस ऑफिशियली मर चुका है, क्योंकि 7 साल तक मिला नहीं, उसके ज़िंदा होने के कोई सबूत नहीं। तो वहाँ की पुलिस ने केस क्लोज कर दिया और ऑफिशियल डगलस को डेड डिक्लेयर कर दिया। इतना ही नहीं, अथॉरिटी और पुलिस ने बाकायदा डगलस की डेथ सर्टिफिकेट, मौत का जो सर्टिफिकेट है, वो भी उसकी पत्नी बारबरा को सौंप दिया। अब ये अजीब चीज़ थी, पहली बार परिवार को भी अब शायद यकीन होने लगा कि डगलस नहीं है। सरकारी कागज़ मिल चुका मौत का, 7 साल बीत चुके थे। अब इस दौरान डगलस आया नहीं, तो बारबरा ने यह किया कि जो उसका बिजनेस था वो उसने बेच दिया कि अब इसे कौन संभालेगा, ये ताबूत बनाने का और बाकी काम। और उसको बेचने के बाद जो पैसे मिले थे, उस पैसे से उसने अपना वो बड़ा घर छोड़ा, और उसके माँ बाप रहते थे वहीं उसी इलाके में सांता क्रूज माउंटेन्स एरिया में। वहाँ एक छोटा सा घर ले लिया बारबरा ने, और अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ पहुँच गई। तब तक वो बेटियाँ भी अब 18-20 साल की हो चुकी थी। बारबरा को एक अकाउंटेंट की नौकरी भी मिल गई। उसने अपनी नौकरी की, अपने बच्चों का पेट पालने लगी। लेकिन इसी दौरान 7 साल हो गए। 7 साल में अथॉरिटी ने डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया और कहा कि अब तलाश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, डगलस मर गया। तो वहाँ का कानून है कि अगर कोई परिवार का मुखिया मर जाता है तो बहुत सारे स्कीम हैं जो वहाँ पे दी जाती है। तो उसी में से एक, जैसे अपने यहाँ भी है विधवा पेंशन, तो वहाँ जो सोशल सिक्योरिटी है, जब उसको ये मिला बारबरा को, तो फिर उसने अथॉरिटी को दिखाई। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आपको विधवा पेंशन मिलेगा। तो सरकार की तरफ से बारबरा को पैसे मिले। अब बच्चे भी चूँकि बाप तो रहा नहीं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी उनको पैसे दिए गए। धीरे धीरे ये जो पेंशन थी एक तरह की, वो बारबरा को मिलती रही, उसके दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी। और कई साल बीत गए, और उस पेंशन की जो रकम हो गई करीब बारबरा को तब तक $87,000, $87,000, और बच्चों को $22,000, $22,000, मतलब लगभग $1,00,000 के करीब अलग अलग इस पेंशन के जरिए इन्हें पैसे मिल गए। वक्त बीतता रहा, लेकिन डगलस की कोई खबर नहीं आई। उम्र भी बढ़ती जा रही थी बारबरा की, धीरे धीरे 10, 20, 30, 40, 50 साल हो गए थे। इधर इसी दौरान में 1968 में डगलस गायब हुआ था। थोड़ा सा पीछे आपको ले चलता हूँ। और उसकी गुमशुदगी के 1 साल के बाद, जब पूरा परिवार अभी ढूंढ रहा है, इस एरिया से जहां वो रहता था उससे थोड़ी दूरी पर एक दूसरे शहर में एक शख्स एक रोज एक
सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर पहुंचता है और वहां जाकर कहता है कि उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है, जो आईडी कार्ड है, वो खो गया है और मेरा नाम है रिचर्ड मॉर्ली। उसने कहा मैं रिचर्ड मॉर्ली हूं, लेकिन मेरा आईडी प्रूफ या आईडी कार्ड खो गया है, तो मेरा नया आईडी आप जारी कर दें। सोशल सिक्योरिटी दफ्तर में वो गया, उसको आईडी जारी कर दी गई और वो चला गया। अब वो शख्स रिचर्ड मॉर्ली अपना 1969 डगलस की गुमशुदगी के 1 साल के बाद आईडी लेकर चला गया। बात आई गई हो गई, इधर डगलस की खोजबीन जारी रही। 7 साल के बाद मुर्दा करार दे दिया गया, पेंशन मिल रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, बीतते 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 2015 आ गया। लगभग 47 साल बीत गए थे डगलस की गुमशुदगी को। अब 2015 आ गया। 2015 मई में एक लेडी सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर पहुंचती है और उस दफ्तर में जाने के बाद वो कहती है कि मैं अब रिटायर हो गई हूं। हालांकि मेरे पति की मौत अब से करीब 45 साल पहले हो चुकी है, 44 साल करीब। तो लेकिन मेरे पति की मौत के बाद मैं विधवा पेंशन तो ले नहीं सकती थी क्योंकि मैं वर्किंग थी। लेकिन अब मैं रिटायर हो गई, तो अब मैं रिटायर हो गई तो मैं उस पेंशन की हकदार हूँ कानून के हिसाब से। तो उसने कहा कि मैं रिचर्ड मॉर्ली की वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड की डेथ बहुत पहले हो चुकी, पर मैं उस वक्त तक एंटाइटल नहीं थी, तब मुझे वो पेंशन दे दिया जाए। उसने एप्लीकेशन दे दिया। अब जब एप्लीकेशन दिया तो रिचर्ड मॉर्ली के घर पे एक दिन जवाब आया। उस जवाब को देखकर रिचर्ड मॉर्ली चौंक उठी। उसने लिखा कि मैम, आपको हम विधवा पेंशन कैसे दे सकते हैं? आपका पति तो जिंदा है, न सिर्फ जिंदा है बल्कि कमा रहा है, न सिर्फ कमा रहा है बल्कि वो तो पूरा टैक्स भी दे रहा है और बरसों से दे रहा है। और आप कह रही हैं कि 1969 में उसकी मौत हो गई है, जबकि वो 2014-15 तक उसका टैक्स भी क्लियर है, कमा भी रहा है, जिंदा है। तो एक जिंदा आदमी के आप विधवा कैसे हो सकती हैं? अब रिचर्ड मॉर्ली को लगा कि ये क्या है, बड़ी शॉक। वो दफ्तर भागी। फिर उसने कहा कि भाई, मैंने अपने हाथों से दफनाया अपने पति को ताबूत में रखकर, और भी लोग थे, विटनेस हैं, और इस बात को हो गए 44-45 साल। आज आप कह रहे हैं कि मेरा पति अभी जिंदा है, नौकरी कर रहा है और पैसे कमा रहा है, टैक्स दे रहा है, ये कैसे मुमकिन है? अब ये बात जब सुना तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिस के अफसरों के भी कान खड़े हुए। उन्होंने कहा ये क्या बात है? इसी दौरान में उन्होंने जब ये केस आया, अब ये भी नहीं है कि वो फ्रॉड है, क्योंकि रिचर्ड मॉर्ली की वाइफ लगातार दफ्तर के चक्कर काट रही है और कह रही है कि आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अब वहाँ पे ये है कि किसी के साथ गलत भी होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी ऑफिस ने कहा कि ये मामला पेचीदा है। उनका एक जानने वाला FBI में था, FBI को उन्होंने कहा ये मामला है। FBI ने कहा कि इंटरेस्टिंग केस है, चलो हम इसको लेते हैं। अब FBI को ये जांच सौंप दी गई। FBI अब जांच करने लगी कि रिचर्ड मॉर्ली क्या, कौन। तो FBI की जांच में पता चला वाकई 1969 में रिचर्ड मॉर्ली की मौत निमोनिया से हो गई थी और बाकायदा उसे फलाने जगह पर दफनाया गया था और उसमें इतने इतने लोग थे। उसकी वाइफ भी थी और उसकी वाइफ जॉब करती है, तो चूंकि वो अपने पैरों पे खड़ी थी इसलिए उसको ज़्यादा सरकारी सहायता, पेंशन वेंशन नहीं मिलनी थी। लेकिन उसके बाद जब वो रिटायर हो गई 15 में, तब उसके पेंशन की ज़रूरत पड़ी। अब उसने कहा कि मैं तो बेरोज़गार हो गई, अब रिटायर हो गई हूँ, तो मुझे कम से कम मेरे पेंशन वेंशन मिले। अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि रिचर्ड मॉर्ली तो जिंदा है और बाकायदा सरकारी खाते में टैक्स भी दे रहा है। FBI ने कहा कि ये चक्कर क्या है? अब FBI इस केस को सुलझाने की कोशिश में जुट गई कि ये मामला है क्या। इसी दौरान में FBI ये सब कुछ ढूंढ रही थी, तभी इसी वेलफेयर दफ्तर में, जो सोशल सिक्योरिटी दफ्तर है वहां का, उस दफ्तर में एक खत आता है। उस खत को वहां के स्टाफ खोलते हैं और उस लेटर में जो कुछ लिखा था, हैंड रिटन, एक शख्स के अपनी राइटिंग में लिखा हुआ था। और उस लेटर में उसने लिखा था कि मेरा अभी का नाम रिचर्ड मॉर्ली है, लेकिन मैंने ये नाम चुराया है। मेरा असली नाम जब मैं पैदा हुआ, जो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर है, वो है डगलस ग्रिंस्टेड, और मैंने रिचर्ड मॉर्ली का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चुराया, सिर्फ उसकी पहचान चुराई है। अब जब ये खत आया तो FBI को सौंपा गया। FBI ने कहा कि ये क्या नया मसला है कि ये बंदा कह रहा मैं रिचर्ड मॉर्ली का नाम चुराया हूँ और इसका असली नाम डगलस ग्रिंस्टेड है। अब FBI ने डगलस ग्रिंस्टेड को खोजना शुरू किया। 15 का ज़माना है, डेटा सब कुछ था।
तो पता चला कि यहाँ कैलिफोर्निया के एक इलाके में एक बंदा है जो 1968 में गायब हुआ था और उसका नाम डगलस ग्रिंस्टेड है। अब पुलिस ने कहा कि ये क्या मसला है। खैर, FBI की टीम उस पते पर पहुंची, एक अफसर गया, घर का बेल बजा। डगलस की वाइफ बारबरा दरवाज़ा खोलती है। वो बताता है कि डगलस ग्रिंस्टेड को आप जानती हैं? बोले हाँ, मेरा हस्बैंड है। तो बोले कहाँ है? तो उसने बताया कि वो करीब लास्ट 48 ईयर्स से गायब है और सारी रिपोर्ट है। अब FBI ने पूरी कहानी सुनी। फिर FBI ने बताया कि आपका हस्बैंड न गायब है न कहीं और है, बल्कि वो जिंदा है और किसी और नाम से कहीं और रह रहा है। अब ये सुनते ही बारबरा के चौंकने की बारी कि उसका हस्बैंड जिंदा भी है, शहर से नज़दीक एक दूसरे शहर में रह रहा है, 48 साल हो गए, कभी उसने मुझसे, मेरी बच्चों से, अपने माँ बाप से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, शहर के लोगों से कांटेक्ट क्यों नहीं किया। अब वो हैरान। तो FBI कहती कि मैं आपको जल्दी मिलाता हूँ। अब इसके बाद FBI की उधर एक टीम लगी हुई जो ये लेटर मिला, लेकिन पता चला कि लेटर जिस दिन मिला इस दफ्तर में, उसके मिलने से कुछ दिन पहले ही लेटर भेजने वाले शख्स की मौत हो गई। उस वक्त उसकी एज 87 ईयर थी, 87 साल, और मरने वाला कोई और नहीं, डगलस ही था। बढ़ती उम्र और कुछ बीमारियों की वजह से उसकी मौत हो गई थी और उसे शायद अंदाज़ा था कि वो मरने वाला, और इसीलिए उसने आखिरी वक्त में ये लेटर लिखकर सोशल सिक्योरिटी ऑफिस को भेज दिया था। अब जिनके पास वो रह रहा था वहाँ तक FBI किसी तरह पहुँची। जब पहुँची तो फिर वहाँ से एक पूरी ऐसी कहानी सामने आई जो शायद दूसरी कभी कहानी में ना मिले। पूरी कहानी ये थी कि डगलस को शादी के 15 साल हो गए थे बारबरा के साथ। उसकी एक बेटी थी छोटी और एक बड़ी, 2 बेटियां थी। लेकिन डगलस के ही पड़ोस में एक लड़की रहती थी और डगलस को उससे प्यार था। डगलस उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो अपनी बीवी को भी प्यार करता था, वो उसे भी नहीं छोड़ना चाहता था, अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ना चाहता था, डिवोर्स देना नहीं चाहता था। तो क्या करे? फिर उसने एक साजिश रची। शिकार के बहाने वो जंगल गया, लेकिन वो जंगल में सारा सामान रखकर दूसरे शहर पहुंच गया। ताबूत का वो बिजनेस करता था और उसे मालूम था कि कब कब ताबूत में कौन कौन क्या लोग कहाँ ले जाते हैं। इसी दौरान में जब इसने ये साजिश रची थी 1968 में, उस दौरान में इसके साथ इस बिजनेस में यही मॉर्ली नाम का शख्स भी एक उसका क्लाइंट हुआ करता था। अपने कुछ रिलेटिव और कुछ लोगों के लिए उसने कुछ ताबूत बुक किए थे, तो ये उनको जानता था, मॉर्ली को। तो अब उसके बारे में सारी जानकारी थी। उसके बाद ये गुम हो जाता है और उस शहर में पहुंच जाता है। इसी दौरान में उसे उसी वक्त ये मालूम पता चलता है कि मॉर्ली की डेथ हो गई है। फिर वो उसकी आइडेंटिटी चुराता है, ऑफिस जाता है और कहता है कि मैं हूँ, मेरी आईडी गायब हो गई है। तो उसके नाम पर, मॉर्ली के नाम पर, ये अपना आईडी प्रूफ 1969 में बनाता है। लेकिन उससे पहले यहाँ ये होता है कि जब ये गुम होता है तो पूरा शहर ढूंढ रहा है, बीवी ढूंढ रही है, बेटी ढूंढ रही है। साथ में 4 घर छोड़कर वो लड़की जिससे डगलस प्यार करता है वो भी इस परिवार के साथ दिन रात डगलस को ढूंढ रही है। ये कहेंगे ढूंढने का दिखावा कर रही है। 3 हफ्ते तक वो लगातार ढूंढती है उस परिवार के साथ, पर 3 हफ्ते के बाद वो लड़की भी उस घर से अचानक गायब हो जाती है। अब उस ज़माने में वो लड़की थी, बाकी किसी को कोई शक नहीं हुआ, उन्हें लगा किसी और शहर में चली गई, छोड़ दिया ये इलाका। लोग मूव भी करते थे, तो किसी को उन्होंने ये कड़ियाँ जोड़ी ही नहीं कि पहले डगलस गायब, फिर 3 हफ्ते के बाद ये गायब। वो लड़की 3 हफ्ते के बाद उसी जगह पहुंच गई जहां डगलस इन लोगों से छुप कर पहुंचा था, दूसरे शहर में। कुछ दिन तक वो छुपा रहा। फिर उसने एक नकली आईडी चुराई, एक नकली नाम लिया और उस नकली नाम जो उसने रिचर्ड मॉर्ली, उसके नाम पर फिर उसने अपना वहाँ काम धंधा शुरू किया। दोनों ने शादी की और शादी के बाद दोनों साथ रहे। इस दौरान में एक बार भी डगलस ने अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों को याद नहीं किया या उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। इधर दूसरी तरफ यह है कि बारबरा, जिसको 7 साल के बाद उसकी डेथ सर्टिफिकेट भी दे दी थी अथॉरिटी ने, वो उससे इतना प्यार करती थी कि उसने दूसरी शादी नहीं की। उसने अपनी बेटी की परवरिश की, अच्छी तालीम दी और आखिरी वक्त तक इंतज़ार करती रही कि उसका पति एक दिन ज़रूर लौटेगा। अगर कभी दरवाजे पर वो घंटी बजती तो वो दौड़ कर भागती, किसी गाड़ी की आवाज़ आती तो वो दरवाज़ा खोलती कि शायद डगलस आ गया। और बरसों इस इंतज़ार में उसने अपनी ज़िंदगी काट दी, पर दूसरी शादी नहीं की
क्योंकि वो डगलस से बेपनाह प्यार करती थी। लेकिन अब जब FBI की टीम ने उसे बताया, और बदकिस्मती यहाँ भी देखिए कि जब उसे ये सच्चाई पता चली तो उसे लगा कि शायद एक बार डगलस को देख ले, लेकिन मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले ही डगलस की मौत हो गई 87 साल की उम्र में, और उसे दफना दिया गया। उसके बाद उसे उसकी प्रेम की कहानी बताई गई। बारबरा को एक ही शिकायत थी कि 15 साल वो उसके साथ रहा। उन 15 सालों में कभी भी डगलस ने जिक्र नहीं किया। अगर वो एक बार कह देता तो शायद खुद वो उसे इजाज़त दे देती, लेकिन उसने इस शादी को करने के लिए एक परिवार को 48 साल तक दिन रात मारे रखा। एक होता है कि किसी की मौत की खबर हो जाए, मौत हो जाए, आदमी वक्त हर जख्म भर देता है जो कहते हैं, तो वो हो जाता। लेकिन यहाँ ये था कि गायब न लाश मिली, और बारबरा को यकीन था कि कुछ हुआ है लेकिन उसका पति लौटेगा, और 48 साल वो इंतज़ार करती रही। और उसके बाद उसे वो सच सुनने को मिला जो सुनने के बाद सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन अब ये पहला धक्का था। अब इसके बाद दूसरा धक्का आया सोशल सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ से। जब ये क्लियर हो गया कि अभी अभी मौत हुई है डगलस की, तो उधर से एक नोटिस आया कि 1900 और करीब 74 या 5 से जब 7 साल के बाद डेथ सर्टिफिकेट दिया गया था, तब इस फैमिली को पेंशन दी गई, एक विधवा होने के नाते बारबरा को और उसकी बेटी को पढ़ाई के लिए। लेकिन अब 2016 में ये नोटिस आता है कि अब चूंकि क्लियर हुआ कि आपका हस्बैंड अभी मरा 15 में, तो आपने 74-75 से लेके 2015 तक जो पेंशन लिया है उसकी रकम $1 लाख कुछ है। अब आप वो लौटा दीजिए, इसलिए कि आप इन 38 सालों में तो विधवा कभी रही नहीं, ना आपके बच्चे के सर से उसके बाप का साया उठा, तो फिर ये गलत पेंशन आपको मिला है, तो आप ये पैसे आप लौटा दीजिए। अब इस परिवार का हाल ये कि एक तो पति की बेवफाई का पहाड़ टूटा, ऊपर से ये कि अब इतनी बड़ी रकम कहाँ से लौटाएं। बारबरा और उसके बच्चे अदालत पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि ये बताएं कि इसमें हमारी गलती क्या है। 68 साल पहले पति गायब होता है, 7 साल के बाद खुद पुलिस और अथॉरिटी उसकी डेथ सर्टिफिकेट जारी करती है जो एक दस्तावेज है, और उसके बाद नियम के हिसाब से हमें विधवा पेंशन मिलता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पेंशन अलग मिलता है। और अब ये पता चलता है 48 साल बाद कि मेरा पति किसी और शहर में किसी और नाम से जिंदा रहा, सिर्फ इसलिए कि वो किसी और लड़की से प्यार करता था उससे शादी करने के लिए। तो इसमें मैं और मेरी परिवार, मेरी बेटी का गुनाह क्या है। लंबा मुकदमा चला, अदालत का फैसला आया कि बारबरा और उसकी बच्ची की दलील में दम है, लेकिन यह है कि पेंशन तो दिया है तो ठीक है, अदालत आपके साथ एक रहम करती है, और वो ये कि जब तक बारबरा जिंदा है वो हर महीने $10 जमा करेगी, सिर्फ 10, और जब वो नहीं रहेगी तो ये पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। 2018 में इस सच्चाई को सुनने के बाद वैसे ही धक्का लगा था बारबरा को। 2018 में बारबरा की मौत हो गई, तब उसकी उम्र थी 89 ईयर, 89 साल की। अब उसकी मौत के बाद दोनों बेटियों पे फिर एक पहाड़ टूटा। अदालत ने जो पहला फैसला सुनाया था कि बारबरा की मौत के बाद वो $10 भी नहीं देंगे और माफ़ हो जाएगा, एक नया फैसला आया और कहा गया कि अब एक काम करते हैं कि जिस घर में ये लोग रहते हैं, बारबरा रहती थी, उस घर को बेचकर जो पेंशन की रकम इनके ऊपर बकाया है वो वसूला जाए। अब दोनों बेटियां अदालत में पहुंची कि हम तो इसी घर में रहते आए हैं और हमारे पास यही जमा पूंजी है, माँ भी अब नहीं रही, बाप ने पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है, तो अभी अगर छत भी छिन जाएगा तो हम क्या करेंगे। अब इसके ऊपर अदालत में ये मामला गया हुआ है, और अभी जो आखिरी है, शायद जो मेरी जानकारी है या गलत भी हो सकती है, अभी फैसला नहीं आया। ये आ गया हो तो फिर एक बार और चेक करूँगा, मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन अपडेट नहीं मिला। तो लास्ट मुकदमा अभी अदालत में ही है, तो अब ये जानना ज़रूरी है कि उस घर को लेके क्या फैसला सुनाया गया है। लेकिन अब पूरी कहानी में अजीब पहलू देखिए। एक बीवी 48 साल तक अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है, एक पति 48 साल तक अपनी बीवी और बेटी से दूर, अपने जिससे प्यार करता था उसके साथ घर बसा कर रह रहा, कभी लौट कर नहीं आता। एक दूसरी जिसके पति की मौत हो गई और वो जाती है कि मुझे विधवा पेंशन दो, और उसको समझ में आता, सामने वाला कहता है कि तुम्हारा पति तो जिंदा है तो पेंशन किस बात की। तो एक साथ कितने लोग एक झूठ में पिसे, और फिर आखिर में जो सच इस परिवार को सुनने को मिला 48 साल बाद, शायद अगर ये सच सामने ना आता तो उन्हें इतना ज़्यादा गम ना होता, लेकिन इस सच ने उस 48 साल की जो तकलीफ़ थी उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इस दुनिया में ऐसी ऐसी अजीब अजीब कहानियाँ भरी पड़ी हैं
अजीब अजीब लोग भी भरे पड़े हैं। आज कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अभिजीत भौमिक जी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अभिजीत जी। और जोईता दत्ता जी ने भेजा, उनके हस्बैंड हैं ये। मोनिका गौर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोनिका। और देवेश सक्सेना जी ने भेजा है। इसके अलावा शुभ्रा सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शुभ्रा। और रोहित सिंह, इन्होंने भेजा है लंदन से। और रोहित और शुभ्रा की शादी भी है नवंबर में इसी साल, तो बहुत बहुत आप लोगों को एडवांस में बधाई। दोनों अच्छे रहें, खुश रहें। साथ ही धर्मेश जम्बूकिया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धर्मेश। और भावना डाभी ने भेजा है। और इत्तेफाक से देखिए कि 7 फरवरी अगले साल 2023 में इन दोनों की भी शादी है। और इन्होंने पूरी क्राइम तक, पता नहीं टीम या फैमिली, क्योंकि टीम में कम लोग हैं, फैमिली बहुत बड़ी इनवाइट किया है, लेकिन चलिए जो जहाँ होंगे सब पहुँच जाइएगा। और इसके अलावा सुधांशु शेखर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुधांशु। अच्छे लाल यादव का भी आज जन्मदिन है, जौनपुर से हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। राजन कुमार साहनी का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राजन। साथ ही मधु यादव, इनका भी बर्थडे है। और अभिजीत साहू जी ने भेजा है। साथ ही गीतू, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गीतू। और रोहित ने भेजा चंडीगढ़ से। इसके अलावा मानालिशा और ज़ियाउर रहमान, इनकी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। साथ ही देशराज मीना, इनका ये एक सवाल था कि अगर कोई मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर लेता है, तो उसके बाद भी अदालत को गवाह सबूत और इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसलिए कि कई बार कई मुजरिम झूठ भी बोलकर अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं। और पुलिस का काम ये है कि जब तक ठोस सबूत ना हो और गवाह ना हो, तो केस कमज़ोर हो सकता है और पुलिस उस केस को हार जाती है। इसीलिए किसी एक का, और ये कानून में भी है कि अगर कोई मुजरिम सिर्फ इकरार जुर्म कर ले कि हाँ ये मैंने किया है, तो ये काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको सपोर्टिव एविडेंस, गवाह, विटनेस जो भी है, वो आपको देना पड़ता है। अर्चना सोदनवर हैं और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मेल लिखा। अर्चना जी, थैंक यू सो मच। और आपके जो मेल में आपके जो विचार हैं, आपकी सोच है, वाकई उसको सलाम भी है। ये ठाणे में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। अर्चना जी की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। और इन्होंने कल वो कहानी सुनी थी, उसमें जो ललितपुर के 20 साल तक जेल में रहे और फिर कैसे एक दुल्हन ने वो कर दिया और 20 साल तक 4 लोगों की मौत हो गई, कभी पैरोल पे ही बाहर नहीं आए। अर्चना जी ने कहा कि गरीबों और अमीरों के कानून में कितना फ़र्क है। मतलब है तो कानून सबके लिए, लेकिन कई बार ये फ़र्क दिख जाता है। और वो पढ़ाती हैं जहाँ पे वो सारे गरीब मजदूर, इन सब के बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में। सरकारी स्कूलों में आजकल आपको पता ही, अमीर कहाँ भेजते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाऊंगी कि वो कुछ बड़ा कर सके, अच्छा कर सके। और थैंक यू अर्चना जी इस सोच के लिए, और मेरी तमाम शुभकामनाएं। आप वाकई अगर आप इन चीज़ों को करती हैं तो आप यकीन मानिए देश का एक भविष्य बना रही हैं। तो थैंक यू आपके इस जज्बे के लिए। इसके अलावा गौरव चंद्र हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की, और थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। साजिद हुसैन हैं यूएई से, और इन्होंने पूछा कि क्या लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगी थी। बिल्कुल, कुछ देश ऐसे थे जहां शायद कोरोना की दस्तक नहीं पहुंची थी, लेकिन लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार थी। इसके अलावा वेनेसा पॉल और इनकी मम्मी, थैंक यू सो मच कहानी सुनने के लिए। ये पुणे से हैं। संत राम मीना जी हैं नैनीताल से, जब आऊँगा पक्का आपके साथ घूमूंगा। रवि सोनवाने हैं औरंगाबाद से। इसके अलावा पतराम हरदू हैं बीकानेर से। साथ ही रजत चौधरी जी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए भी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।